एशियाई बाजारों से, उसके बाद हम बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत भी समझेंगे। साथ ही साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ नजर आ रहा है, नतीजे कौन कौन से आए ओवर द वीकेंड, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो इस वक्त काफ़ी मिलीजुली शुरुआत हो रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी लाल निशान में है, करीब 30 अंकों की गिरावट है एक्सजीएक्स निफ्टी में। निकाई के बाजार देखेंगे तो लगातार एक तेजी बनी थी। 1990 के बाद हमने ऊपरी स्तर पर जापान के बाजार को ट्रेड करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो यहाँ पर 80 अंकों की मजबूती है। कोरिया के बाजार 19 अंक ऊपर है और चीन के बाजारों में भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो मिले जुले संकेत हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। एक्सजीएक्स निफ्टी कमजोरी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी करने की भी कोशिश कर रहा है। आगे देखेंगे एक्सजीएक्स निफ्टी की चाल और कैसी रह सकती है। लेकिन शुक्रवार के दिन हमने बाकी मार्केट में देखा कि हल्की कमजोरी थी। वैसे संकेत वहां से भी मिले जुले आ रहे हैं। अब जो फोकस है वो पूरी तरह से डेट सीलिंग की चर्चा पर अब शिफ्ट हो चुका है, और इसी के साथ ही साथ रीजनल बैंकों को लेकर भी समस्याएं और जो चर्चा चल रही थी वो अब तेज हो चुकी हैं। हम एक एक करके आपके सामने ग्लोबल मार्केट के इंडिकेटर्स रखेंगे। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार के दिन बाजार में कमजोरी थी, लेकिन ओवरऑल पूरा जो हफ्ता रहा वो काफी अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर जो चर्चाएं थी वो तेज हो चुकी थी और माना जा रहा था कि इस हफ्ते कुछ फैसला होगा, लेकिन शुक्रवार तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि एक कमजोरी देखने को मिली, ऊपरी स्तरों से गिरावट थी और शुक्रवार वाले दिन लाल निशान में अमेरिकी बाजार बंद हुए। अब इस बीच जो रिपब्लिकन पार्टी थी जीओपी, उनके साथ डेट सीलिंग की चर्चा पर, उनकी तरफ से डेट सीलिंग की चर्चा पर रोक लगाने के बाद हमने देखा कि बाजार में दबाव था और उनका कहना था कि व्हाइट हाउस के पक्ष काफी अनुचित हैं, अनरीजनेबल उन्होंने बताया। जो भी प्रेसिडेंट बाइडेन इस डील में नेगोशिएशन के जरिए जो भी अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं उसको उन्होंने अनरीजनेबल बताया। इस वजह से दोनों ही पार्टी में कोई भी सहमति बनते हुए दिखाई नहीं दी पूरे हफ्ते, जो कि एक चिंता वाली बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे डेडलाइन करीब आ रही है। और ऐसे में जेनेट येलेन ने कहा है कि 1 जून के पहले कोई ना कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। डेट सीलिंग को बढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कड़े कदम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के बयान आए। हालांकि आज वापस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच बैठक होगी। अब देखना होगा किस तरह का प्रोग्रेस यहां पर निकल कर आता है। लेकिन जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस बीच मैकार्थी का भी कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन डील के बजाय डिफॉल्ट के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है, और उनका कहना है कि अगले साल बाइडेन का बिलियन खर्च करने का भी प्रस्ताव है। टैक्स को बढ़ाने में कोई सहमति यहाँ पर नहीं बन रही है। तो दोनों पार्टियों के बीच चर्चा जारी है, आउटकम पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच रीजनल बैंकों को लेकर जो दिक्कतें हैं वो भी अब बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और जेनेट येलेन ने बैंकों के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठक की, और उनका कहना है कि अभी और भी बैंकों के मर्जर देखने को मिल सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हमने देखा कि रीजनल बैंकों में भी दबाव देखने को मिला। अब इस हफ्ते फेड मिनट्स और पीसी महंगाई, जो कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है इस आंकड़े को, ये आएंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा आज जेपी मॉर्गन चेज इन्वेस्टर डे भी होने वाला है, तो उसमें क्या कुछ बयान निकल कर आते हैं बड़े निवेशकों की तरफ से, बड़े वॉइसेस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार से संकेत यहाँ पर मजबूती के ही देखने को मिल रहे हैं। एशिया में इस वक्त G7 समिट है, जापान में हो चल रहा है, तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो जेरेम पावेल के बयान के बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त हो रही थी उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा बढ़त देखने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब बैंकों से जुड़े जो दिक्कतें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्रेडिट एनवायरनमेंट पर इसका असर पड़ रहा है, तो इन्फ्लेशन फोकस में रहेगा। इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी तेजी से वो बढ़त कर रहे थे वो क्वांटम नहीं दिखेगा। इसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई, डॉलर इंडेक्स सपाट है अभी, लेकिन अभी भी 103 के ऊपर बरकरार है। सोने में हमने तेजी देखी, क्योंकि अब रिस्क मार्केट इन्वायरमेंट जो है वो बाजार में बढ़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें बढ़ रही हैं। जेरेम पावेल के बयान भी आए, उसके बाद हमने सोने में तेजी देखी। कच्चे तेल में हल्की नरमी थी, क्योंकि डेट सीलिंग पर चर्चा अभी जो हॉल्ट हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक वीकनेस देखने को मिली है। तो पूरी तरह से फोकस है अब डेट सीलिंग से जुड़े प्रोग्रेस पर, और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जो इस वक्त फेड चेयरमैन के बयान आ रहे हैं, जेनेट येलेन के बयान आ रहे हैं, अभी फोकस उस पर भी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब आगे किस तरह के प्रोग्रेस होते हैं इन तमाम मुद्दों
पर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ओवरऑल अगर क्यूज देखें तो काफी मिक्स्ड आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अब एफआईज और डीआईएस के अपडेट पर नजर डालें तो कैश मार्केट में लगातार एक खरीदारी करने के बाद एफआईज ने बिकवाली की, करीब 113 करोड़ की है। आंकड़ा छोटा है लेकिन 113 करोड़ की नेट बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर। कैश मार्केट में डीआईएस ने 1071 करोड़ की खरीदारी की है। 565 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 5630 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में भारतीय बाजारों में आज क्या करें। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और अब हम सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए ये समझ लेते हैं। और अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए रेलिगे एंटरप्राइजेस से। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। इटीना स्वदेश को कैसी रह सकती है चाल इस पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों की, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक तो हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग का बायस मार्केट में भारी था, बट 18,050 ये पूजा एक क्रिटिकल लेवल था जो कि निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन पे रिस्पेक्ट किया और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला। तो अभी भी इंडिकेशन यही है, जब तक कि आप 18,050 को होल्ड कर रहे हैं तब तक पोजिशनल व्यू चेंज नहीं होगा, कॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हैं उन लेवल्स के पास। तो आपको पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करके रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये पूछा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग में आपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी थी, तो वो एक और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है कि जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी पॉजिटिव जो टोन है मार्केट का वो बना रहेगा। तो निफ्टी के लिए 17,900 18,050 ये क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होंगे। वहीं पे 310 से लेकर 400 का जो बैंड है वो आज के लिए कम से कम रेजिस्टेंस को राइट करेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी में 43,300 43,600 ये जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहीं पे 44,000 44,250 ये आपको रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली आपको अगर इंडेक्स देखना है तो बैंक निफ्टी बेटर कैंडिडेट है, यहाँ पे आपको बाय इंडेक्स मेंटेन कर रखना चाहिए। निफ्टी में थोड़ा सा अभी कॉशियस व्यू है, थोड़ा सा अभी बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दें। ठीक है, तो निफ्टी से दूर रहने की सलाह, बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर लग रहा है, उसकी रेंज आपको बता दी गई है। तो अजीत, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड में फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो 151 के स्टॉक के साथ करीब 162 तक के टारगेट के लिए इसको आप अटेंड कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। वहीं पे बिरला सॉफ्ट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2 हफ्ते में, और जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो ये मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है, काफी लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 356 तक के टारगेट नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, इसमें 322 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, बिरला सॉफ्ट 356 का होगा टारगेट। अशोक लेलैंड 162 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं इन दोनों ही स्टॉक में। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिलहाल बाय कॉल्स की हैं, अभी आपको और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं शरद के पास और उनसे समझ लेते हैं कि ओवर द वीकेंड कौन कौन से